प्रत्यय है। अब हमारा अगला प्रत्यय है भूतकालिक अर्थ में। भूतकालीन अर्थ में, भूतकालीन अर्थ में, भूतकालीन अर्थ में दो प्रत्यय आते हैं, कत और कत्वतु। कत और कत्वतु। अब कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकालीन अर्थ में आते हैं, अर्थात कार्य समाप्ति होने के पश्चात, कार्य समाप्ति के पश्चात कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कत और कत्वतु का। कत और कत्वतु, कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थात जो पूर्व में घटित हो चुका है उसके बारे में बताया गया है, और उन्हीं शब्दों, उन्हीं धातुओं के साथ कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु का क्या शेष बचता है? तो कत का तो शेष बचेगा तह, कत का शेष बचेगा तह, और कत्वतु का शेष बचेगा तवत। कत्वतु का क्या शेष बचेगा? तवत। अब ये तो हमने ये देख लिया किसका क्या शेष बचता है, और ये लिंग किस लिंग में चलते हैं इनके रूप। तो कत और कत्वतु तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। अब तीनों लिंग कौन कौन से थे संस्कृत में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब ये देखो आप, पुल्लिंग में इसके रूप राम की तरह, राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह, और नपुंसक लिंग में फल शब्द की भांति इनके रूप अलग अलग चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, इसकी जो डिटेल थी वो पढ़ ली। तो कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकालीन अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, और कार्य समाप्ति के पश्चात कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कत और कत्वतु का। कत और कत्वतु का शेष क्या बचता है? तो कत का शेष बचता है तह, और कत्वतु का शेष बचता है तवत। लिंग कौन कौन से लिंगों में इन प्रत्ययों को प्रयोग में लिया जाता है? तो तीनों लिंगों में, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में ये राम शब्द की तरह चलेंगे इनके रूप, स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग की तरह चलेंगे, और स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह चलेंगे, और नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह इनके रूप चलेंगे। तो ये होगी इसकी सारी डिटेल। अब आप देखिए कि कैसे इनको प्रयुक्त करेंगे हम। तो वही जो हमने पहले लिखा, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे धातु। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? धातु। और सबसे पहले इधर भी लिखेंगे, यहाँ धातु लिख लिया, थोड़ा इधर लिख लेते हैं क्योंकि इस इधर और इधर दोनों एक साथ चलते हैं। कत और कत्वतु को दोनों ही एक साथ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक लिखेंगे हम धातु प्लस प्रत्यय और निर्मित शब्द। निर्मित शब्द, अब निर्मित शब्द में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों को एक साथ लिखेंगे। डिवाइड कर लेते हैं इसको। इसके बाद वही धातु प्लस प्रत्यय और निर्मित शब्द। निर्मित शब्द, अब निर्मित शब्द में वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग।
तो देखिए आप, सबसे पहले तो इधर तो लिखते हैं हम कत्वतु प्रत्यय और इधर लिखते हैं कत प्रत्यय। तो देखो, जब हमने कत और कत्वतु लिख लिया तो हम चाहे तो इस प्रत्यय को और भी छोटा कर सकते हैं और इधर जगह बना सकते हैं, तो प्रत्यय कर देते हैं बस, और इधर भी प्रत्यय कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर लिख ही लिया है कि हम कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गम, गम धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा, पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा गता और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनेगा गतम। पुल्लिंग में तो क्या बना, गतः, स्त्रीलिंग में बना गता और नपुंसक लिंग में बना गतम। इसी प्रकार गम धातु को कत्वतु प्रत्यय के साथ जोड़ने पर, गम धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्वतु का क्या शेष बचता है, तवत। क्या शेष बचता है, तवत, और इसका तह विसर्ग के साथ तह शेष बचता है। कत्वतु, कत्वतु में गम जोड़ेंगे धातु तो बनेगा गतवान, गतवती, गतवान, गतवती, गतवतम, गतवान, गतवान, गतवती, गतवत, गतवत, गतवान, गतवती, गतवतम, ये इसके रूप बने। उसके बाद पठ धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर बना पठितः, पठिता, पठितम। ऐसे ही इधर पठ धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर बना पठितवान, पठितवती, पठितवत, पठितवत, क्या बना, पठितवत। इसके बाद चल धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना चलितः, चलिता, चलितम। इसी प्रकार चल धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो बना चलितवान, चलितवान, चलितवती, चलितवत, चलितवत, ये हो गया। इसके बाद अगला देखो, लिख धातु लेंगे। लिख धातु, लिख धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखित, क्या बना, लिखित, लिखिता, लिखितम, लिखिता, लिखित, लिखितम। और इधर बना लिख धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत, लिखितवत। इस प्रकार देखिए आप, कत और कत्वतु दोनों प्रत्ययों को हमने देखा। तो गम धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना गतः, गता, गतम। पठ धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना पठिता, पठिता, पठितम। चल धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना चलिता, चलिता, चलितम। लिख धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखित, लिखिता, लिखितम। उसी प्रकार इधर देखिए आप, गम धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो बना गतवान, गतवती, गतवान,
गतवती, गतवत। उसी प्रकार पठ धातु जोड़ने पर बना पठितवान, पठितवती, पठितवत। उसी प्रकार चल धातु में कतवतु प्रत्यय जोड़ा तो बना चलितवान, चलितवती, चलितवती, चलितवान, चलितवत। उसी प्रकार देखो लिख धातु में कतवतु प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत। ये तो हमने पढ़ लिया भूतकालीन अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब वर्तमान काल में वर्तमान कालिक जो प्रत्यय है उसमें क्षत्रिय और शानच। वर्तमान कालिक जो प्रत्यय है उसमें अगला प्रत्यय हम पढ़ेंगे क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में जो बातें चलती है उन क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में जो पहले से घटित हो रहा है, वर्तमान काल में जो अभी निरंतर चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक प्रत्यय। वर्तमान काल में कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है? क्षत्रिय, शानच, क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय और शानच का प्रयोग वर्तमान कालिक जो धातुएं होती हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है और उनसे जो बना शब्द है वो किस रूप में चलेगा? वर्तमान काल में। वर्तमान काल में रूप चलेगा इसका और शेष, इसका शेष क्या बचा? इसका शेष बचता है क्षत्रिय का तो शेष बचता है अत, क्षत्रिय का शेष बचता है अत और शानच प्रत्यय का शेष बचता है आन। शानच प्रत्यय का शेष क्या बचता है? आन। उसके बाद ये हमने देख लिया और कौन से रूप में चल रहा है? ये वर्तमान काल में चल रहा है। अब इसको हम धातुओं के साथ प्रयोग करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी धातुओं के साथ कैसे प्रयोग में किया जा रहा है। और हाँ, ये हमेशा परस में पदी जो धातुएं होती है, परस में पदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परस में पदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातुएं आत्मनिपदे होती है, परस्मनिपदे होती है। तो परस्मनिपदे जो धातुएं होती है उनमें शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और परस्मैपदे धातुओं में रूप चलता है सेवमान, सेवमाना, सेवमानो, सेवमाना। तो देखो आप इधर लिखती हूँ मैं क्षत्रिय प्रत्यय, इधर लिखती हूँ मैं शानच प्रत्यय और ये धातु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय और धातु और प्रत्यय और निर्मित शब्द, निर्मित शब्द। पहले तो शानच का देखते हैं। सेव धातु में शानच प्रत्यय जोड़ने पर बना सेव मानह। क्या बना? सेव मानह। उसी प्रकार सह धातु में शानच प्रत्यय जोड़ा तो बना सह मानह। क्या बना? सह मानह। उसके बाद आप देखिए क्षत्रिय का क्या शेष बचता है? अत। और शानच का क्या शेष बचता है? आन। इधर देखिए आप क्षत्रिय प्रत्यय को जैसे गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो बना
गत। पठ धातु में क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो बना पठित। उसी प्रकार लिख धातु में क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखित। तो देखो आप क्षत्री और शानच प्रत्यय। क्षत्री प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अत। गम धातु में क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो बना, क्या बना? गत। पठ धातु में क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो बना पठित। लिख धातु में क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखित। सेव धातु में शानच प्रत्यय जोड़ा तो बना सेवमानः। सह धातु में शानच प्रत्यय जोड़ा तो बना सहमानः। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद कालिक अर्थ में, पूर्वकालिक अर्थ में कत्वा और लियप, कत्वा और लियप प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक अर्थ में कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका शेष बचता है, कत्वा का शेष बचेगा त्वा और लेप का शेष बचेगा, लेप का शेष बचेगा य। लेप का शेष क्या बचेगा? य। तो देखो आप, इधर तो मैं लिख देती हूँ धातु, यहाँ लिख देती हूँ प्रत्यय, और ऐसे ही इधर भी लिख देती हूँ धातु, और यहाँ लिख देती हूँ प्रत्यय, और यहाँ निर्मित शब्द। यहाँ क्या लिख देती हूँ? निर्मित शब्द। इधर भी लिख देती हूँ निर्मित शब्द। तो इधर लिख रही हूँ मैं कत्वा प्रत्यय, इधर लिख रही हूँ लियप प्रत्यय, कत्वा और लियप। अब धातुएं लिखेंगे, जैसे गम धातु। गम धातु में गम, पठ, लिख और खाद। इधर गम, हाँ, और देखिए लेप प्रत्यय में उपसर्ग भी जुड़ेगा। तो उपसर्ग किसके पहले जुड़ते हैं? धातुओं के पहले। तो धातुओं के पहले यहाँ लिखेंगे हम उपसर्ग, और यहाँ लिखेंगे धातु, और यहाँ लिखेंगे प्रत्यय। तो उपसर्ग लिखेंगे सम, सम उपसर्ग पूर्वक। पठ धातु में लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सम पठ्य। क्या बनेगा? सम पठ्य। इसी प्रकार इधर देखिए आप, लिख धातु में लिख। इसी प्रकार आप इधर देखिए गम, गम धातु। आ उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर, लेप प्रत्यय लगाने पर बना आगम्य। क्या बना? आगम्य। उसके बाद वी उपसर्ग में लिख धातु जोड़ने पर लेप प्रत्यय लगाया तो बना विलिख्य। क्या बना? विलिख्य। अब ये तो लेप प्रत्यय की बात होगी। अब कत्वा प्रत्यय देखिए आप। कत्वा प्रत्यय में गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्वा का क्या शेष बच रहा है? त्वा। कत्वा का क्या शेष बच रहा है? त्वा। तो गम में त्वा जोड़ेंगे तो बनेगा गत्वा। गम में त्वा जोड़ा तो बना गत्वा।
पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बना पठित्वा। उसी प्रकार लिख धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखित्वा। क्या बना? लिखित्वा। उसी प्रकार खाद धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बना खादित्वा। क्या बना? खादित्वा। देखो आप धातु और प्रत्यय वाली बात है, तो पूर्वकालिक जो कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय है वो पूर्वकालिक धातुओं में लगाए जाते हैं और इनका प्रयोग पूर्वकाल अर्थ में लगाया जाता है। और शेष क्या बचता है? कत्वा का शेष बचेगा त्वा और लेप का शेष बचेगा यह। गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बना गत्वा। पठ में कत्वा जोड़ा तो बना पठित्वा। लिख में कत्वा जोड़ा बना तो लिखित्वा। खाद में कत्वा जोड़ा तो बना खादित्वा। उसी प्रकार अब इधर देखिए आप, लेप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग भी लगाना पड़ता है धातुओं के पहले, तभी इसका अर्थ अलग बनेगा। और इन जो प्रत्यय का प्रयोग करने पर, इन सब प्रत्ययों का प्रयोग करने पर इनसे निर्मित जो शब्द बनते हैं, निर्मित शब्द, इन दोनों से निर्मित शब्द क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। और आपको पता है अव्यय के कोई रूप ही नहीं होते और अव्यय तो अपने आप में एक सार्थक शब्द होता है। तो सम धातु में, सम उपसर्ग में पठ धातु जोड़ने पर ले प्रत्यय लगाने के साथ क्या बना? समपठ्य। आ उपसर्ग गम धातु ले प्रत्यय क्या बना? आगम्य। वी धातु वी उपसर्ग लिख धातु ले प्रत्यय क्या बना? विलिख्य। क्या बना? विलिख्य। ये तो हमने पढ़ लिया पूर्वकालिक अर्थ में। अब कर्तृवाची जो धातुएं हैं वो आप देखिए। कर्तृवाची अर्थ में कौन कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती है? कर्तृवाची, कर्तृवाच्य। कर्तृवाची में कर्ता अर्थ को प्रदान करने वाली धातुएं। अब देखो आप, कर्ता अर्थ को प्रदान करने वाली धातुएं। कर्ता क्या होता है? स्वयं जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है वो क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता अर्थ को प्रदान करने वाली धातुएं कर्तृवाची धातुएं कहलाती हैं। और कर्तृवाची धातुएं कौन कौन सी होती है? णूल और त्रिच। णूल और त्रिच। अब इसका शेष क्या बचेगा? शेष णूल का शेष बचता है, णूल का शेष बचेगा वू, और वू का बन जाता है अक। णूल का क्या बचेगा? शेष वू, और वू का बन जाता है अक। उसी प्रकार त्रिच, त्रिच का शेष बचता है त्रि, त्रिच का शेष बचता है त्रि। अब देखो आप वही प्रोसेस करते हैं वापस। धातु, धन प्रत्यय और निर्मित शब्द। निर्मित शब्द, इधर भी वही धातु प्रत्यय निर्मित शब्द। धातु प्रत्यय और निर्मित शब्द। तो सबसे पहले तो हम णूल प्रत्यय लेते हैं। दृश्य धातु में णूल प्रत्यय लगाया तो बना दर्शक। क्या बना? दर्शक। क्या बना? दर्शक। क्योंकि वो बच रहा है, णूल का क्या बच रहा है? वो, और वो का क्या बन रहा है? अक। तो इससे बना
दर्शक। उसी प्रकार क्री धातु में नूल प्रत्यय जोड़ा तो बना कारक। क्या बना? कारक। दृश्य क्री, और अब आप इधर देखिए त्रिच। क्री धातु जोड़ा त्रिच प्रत्यय में तो क्या बना? कर्ता। क्या बना? कर्ता। ह्री धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ा, ह्री धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ा तो बना हर्ता। तो क्या बना? हर्ता। तो देखो आप, कर्तृवाच्य प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? नूल और त्रिच। नूल और त्रिच प्रत्यय में कैसे हम इसको देखेंगे, प्रयोग करेंगे। तो दृश धातु में नूल प्रत्यय लगाया तो क्या बना? दर्शक। उसी प्रकार क्री धातु में नूल प्रत्यय लगाया तो बना कारक। क्या बना? कारक। उसी प्रकार लिख धातु ले लेंगे हम। लिख धातु में नूल प्रत्यय लगाया तो क्या बना? लेखक। क्या बन गया? लेखक। इधर देखिए आप, त्रिच धातुओं में क्या शेष बच रहा है? त्रिच धातु का, त्रिच प्रत्यय का क्या शेष बच रहा है? त्रि। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया तो बना कर्ता। ह्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया तो बना हर्ता। एक बार और, अब हमने इतने सारे पढ़ लिए, अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्रियार्थक अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तुमुन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम। तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? तुम। तो देखिए वही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं हम धातु, उसके बाद इधर लिखेंगे प्रत्यय, उसके बाद निर्मित शब्द। तो तुमुन जो प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम। जैसे लिख धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? लिखितुम। क्या बना? लिखितुम। उसी प्रकार पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठितुम। क्या बना? पठितुम। उसी प्रकार गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गंतुम। क्या बना? गंतुम। उसी प्रकार नी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? नेतुम। क्या बना? नेतुम। उसी प्रकार खाद धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना खादितुम। क्या बना? खादितुम। तो देखो तुमुन प्रत्यय क्रियार्थक अर्थ में लगाया जाता है। और तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बच रहा है? तुम। लिख धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखितुम। पठ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना पठितुम। गम में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना गंतुम। नी में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना नेतुम। खाद में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बना खादितुम। ये तो होगी क्रियार्थक अर्थ में जो प्रत्यय है उन प्रत्ययों का प्रयोग। अब उसके बाद अगला देखिए भाववाचक अर्थ में। भाववाचक अर्थ में शब्द, भाववाचक अर्थ का क्या मतलब है? भाववाची संज्ञा
शब्द, भाववाची संज्ञा शब्द बनाने में, भाववाची संज्ञा शब्द बनाने में कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाची संज्ञा शब्द बनाने के लिए हम हमारे लास्ट 3 प्रत्यय और बचे हैं, वो है घ, तिन और ल्यूट। घ, तिन और ल्यूट। कौन कौन सा बच रहा है? घ, तिन और ल्यूट। घ, तिन और ल्यूट, 3 प्रत्यय बच रहे हैं। अब इन 3 प्रत्ययों में पहले हम देख लेते हैं घ प्रत्यय। सबसे पहले तो लिख देते हैं शेष। किसका क्या शेष बच रहा है? घ का क्या बच रहा है शेष? य। घ का शेष क्या बचा? य। तिन का शेष बचा ति, और ल्यूट का शेष बचा यू, और यू का बनता है अन। यू का बनता है अन। उसके बाद लिंग, कौन से लिंग में चलता है? तो घ प्रत्यय। घ प्रत्यय, घ जो प्रत्यय है, घ प्रत्यय तो पुल्लिंग में चलेगा। घ प्रत्यय किस में चलेगा? पुल्लिंग शब्द में। स्त्रीलिंग में चलेगा 3 प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने के लिए 3 प्रत्यय, और नपुंसक लिंग बनाने के लिए, नपुंसक लिंग बनाने के लिए ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम प्रत्यय के साथ प्रयोग करके भी देख लेते हैं कि किस धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ा तो कौन से लिंग का क्या वचन बना, इसके बारे में आप। तो देखो, हमने घ, तिन और ल्यूट, घ, तिन और ल्यूट जो प्रत्यय है उनका किस प्रकार से धातु के साथ प्रयोग करेंगे वो आप देखिए। पट धातु में घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पाठ है। क्या बनेगा? पाठ है। उसी प्रकार चल धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना चाल है। वस धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना वास है। वच धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना वाक है, वाच है। क्या बना? वाच है। लिख धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना लेख है। भिद धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना भेद है। इसी प्रकार वच धातु में 3 प्रत्यय जोड़ा तो बना उक्ति। अब इसमें देखिए आप संप्रसारण होगा, य व र, य व र, तो ई उ और री, ई उ और री। अगर यह आएगा तो यह के स्थान पे हो जाएगा ई, व आएगा तो व के स्थान पे क्या हो जाएगा? उ, और अगर र आया तो र के स्थान पे क्या हो गया? री। दृश्य, दृश्य धातु में 3 प्रत्यय जोड़ा तो बना दृष्टि। तो क्या बना? दृष्टि है। भुज धातु में 3 प्रत्यय जोड़ा तो बना भुक्ति। क्या बना? भुक्ति है। भुज धातु में 3 प्रत्यय जोड़ा तो बना भज। धातु में 3 प्रत्यय जोड़ा तो बना भक्ति। क्या बना? भक्ति। उसी प्रकार पट धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ा तो बना पठनम। लिख धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखनम। गम धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ा तो बना गमनम। चल धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ा तो बना चलनम। तो पट धातु में घ प्रत्यय जोड़ा तो बना पाठ है। चल प्लस घ चाल है। वस धन घ वास है। वच धन घ वाक्च है। लिख धन घ लेख है। भिद धन घ भेद। वच धन कित। वच धन तिन उक्ति। दृश धन तिन दृष्टि। भुज धन तिन भुक्ति। भज धन तिन भक्ति।
उसी प्रकार पठ में ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो बना पठनम, लिख में ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखनम, गम में ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो बना गमनम, चल में ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो बना चलनम। इस प्रकार से हमने पूरे जो कृदंत प्रत्यय थे वो प्रत्यय हमने पढ़ लिए, पूरे कृदंत प्रत्यय पढ़ लिए। और कृदंत प्रत्यय में हमने देखो कितने सारे प्रत्यय पढ़ लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा कत कतवतु, कत कतवतु, त्व कत कतवतु, तव्य तव्यत, ण्यत यत, क्यप केलिमर, अनियर, ल्युट, मूल, त्रिच, ज्ञ, तिन, तुमुन। हम अगले प्रत्यय देखेंगे तद्धित प्रत्यय। अगले प्रत्यय हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तरप, तमप, स्थन, तरप, तमप, स्थन, ईयसून, मतुप, ये सारे प्रत्यय होते हैं। तरप और तमप, स्थन, ईयसून। तो तरप प्रत्यय तो स्थन और तमप प्रत्यय ईयसून। जब दो में से किसी एक की तुलना की जाए, दो में से तरप और तमप, तरप और तमप, तरप और तमप, जब दो में से एक की तुलना की जाए तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तरप और ईयसून, तरप और ईयसून। और जब तमप और ईयसून कब लगाएंगे? जब समूह में से एक की तुलना की जाए, समूह में से एक की तुलना की जाए तो वहाँ पे तमप और ईयसून प्रत्यय लगाया जाता है। मतुप प्रत्यय ये अलग से है। तो ये सब हमने देख लिया। अब देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातुओं में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों में जुड़ते हैं। अब शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं? तरप, तमप, स्थन, ईयसून, मतुप। तरप और स्थन प्रत्यय जहाँ पर दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा रही है और उनमें से जो श्रेष्ठ है उसमें तो लगाया जाएगा तरप और स्थन प्रत्यय। और तमप और ईयसून प्रत्यय लगाया जाएगा समूह में से किसी एक की तुलना जहाँ की जा रही है। मतलब एक पर्टिकुलर एक समूह है
उस समूह में से, उस पूरे समूह में से जिस एक व्यक्ति की तुलना की जा रही है, उस एक व्यक्ति में क्या लगाया जाएगा? तमक और ईयसुन प्रत्यय। अब ये प्रत्यय है, इनको हम शब्दों के साथ जोड़ के देखते हैं किस प्रकार से शब्द बनते हैं। क्या प्रयोग करना है? अब ये देखिए आप, तरप, तरप प्रत्यय का शेष बचता है तर, इष्टन का शेष बचेगा इष्ट, तम का शेष, तमक का शेष बचेगा तम, और ईयसुन का शेष बचेगा यान, ईयसुन का शेष बचेगा यान। तो देखो अब गुरु शब्द में तरप प्रत्यय लगाने पर, गुरु शब्द में तरप प्रत्यय लगाने पर तो बना गुरु तरह। क्या बना? गुरु तरह। गुरु शब्द में इष्टन प्रत्यय लगाया तो बना गरिष्ठ। क्या बना? गरिष्ठ है। गुरु शब्द में तम प्रत्यय लगाने पर बना गुरु तमः। क्या बना? गुरु तमः। गुरु शब्द में ईयसुन प्रत्यय लगाने पर बना गरियान। क्या बना? गरियान। उसी प्रकार अब अगला शब्द देखते हैं, लघु। लघु शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ने पर बना लघु तरह। लघु शब्द में इष्टन प्रत्यय जोड़ने पर बना लघिष्ठ है। क्या बना? लघिष्ठ है। लघु शब्द में तम प्रत्यय जोड़ने पर बना लघु तमः। क्या बना? लघु तमः। लघु शब्द में ईयसुन प्रत्यय जोड़ने पर बना लघियान। क्या बना? लघियान। उसके बाद पटु शब्द। पटु शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ा तो बना पटु तरह। पटु शब्द में इष्टन प्रत्यय जोड़ा तो बना पटिष्ठ है। पटु शब्द में तम प्रत्यय जोड़ा तो बना पटु तमः। पटु शब्द में ईयसुन प्रत्यय जोड़ा तो बना पटियान। क्या बना? पटियान। उसके बाद प्रिय शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ा तो बना प्रिय तरह। क्या बना? प्रिय तरह। प्रिय शब्द में इष्टन प्रत्यय जोड़ा तो बना प्रियष्ट। क्या बना? प्रियष्ट। प्रिय शब्द में तम प्रत्यय जोड़ा तो बना प्रिय तमः। क्या बना? प्रिय तमः। उसी प्रकार प्रिय शब्द में ईयसुन प्रत्यय जोड़ा तो बना प्रियान। क्या बना? प्रियान। क्या बना? प्रियान। उसी प्रकार महत शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ा तो बना महतरह। क्या बना? महतरह। महत शब्द में इष्टन प्रत्यय जोड़ा तो बना महिष्ठ है। क्या बना? महिष्ठ है। महत शब्द में तम प्रत्यय जोड़ा तो बना महतमः। महत शब्द में ईयसुन प्रत्यय जोड़ा तो बना महियान। क्या बना? महियान। तो देखो गुरु शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ा तो बना गुरु तरह। लघु तरह, गुरु तरह, लघु तरह, पटु तरह, प्रिय तरह और महतरह। उसी प्रकार इन सारे शब्दों में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गरिष्ठ है, लघिष्ठ है, पटिष्ठ है, प्रियष्ठ है और महिष्ठ है। उसी प्रकार तम प्रत्यय इन सारे शब्दों में जोड़ेंगे तो बनेगा गुरुतम है, लघुतम है, पटुतम है, प्रियतम है और महतम है। उसी प्रकार ईयसुन जोड़ा
तो बना गरियान, लगियान, पटियान, प्रियान और महियान। अब इसके बाद अगला प्रत्यय है मतुप। अगला प्रत्यय क्या है? मतुप। मतुप प्रत्यय भी किस में लगता है? शब्दों में लगता है। मतुप प्रत्यय किस में लगेगा? शब्दों में। तो देखिए मतुप प्रत्यय, यहाँ तो लिखेंगे हम शब्द और यहाँ लिखेंगे प्रत्यय और यहाँ बना हुआ शब्द। मतुप प्रत्यय, मतुप का शेष बचता है मत। मतुप का शेष क्या बचेगा? मत। तो देखिए जैसे बुद्धि, बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो बना बुद्धिमान। क्या बना? बुद्धिमान। वृद्ध, वृद्ध बुद्धिमान। उसके बाद ज्ञान शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो बना ज्ञानवान। धन शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो बना धनवान। क्या? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में, स्त्री जो प्रत्यय है उस प्रत्यय में क्या परिभाषा है? वे शब्द जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय में पहला प्रत्यय है टाप और दूसरा प्रत्यय है डिप। दूसरा प्रत्यय है डिप। टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है और डिप प्रत्यय का ई शेष रहता है। डिप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? इप। डिप का क्या शेष रहेगा? ई। और टाप का क्या शेष रहेगा? आ। तो यहाँ शब्द प्रत्यय लिखा हुआ है टाप। अब इससे क्या बनेगा? जैसे वृद्ध, वृद्ध जो शब्द है इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा वृद्धा। क्या बना? वृद्धा। अश्व शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना अश्वा। सेवक शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना, क्या बना? सेविका। मूषक शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना मूषिका। क्या बना? मूषिका। उसी प्रकार दंडिन, दंडिन शब्द में, दंडिन शब्द में डिप प्रत्यय जोड़ा तो बना दंडिन। क्या बना? दंडिन। क्या बना? दंडिनी। क्या बना? दंडिनी। तो देखिए स्त्री प्रत्यय हो गया। स्त्री प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वे शब्द जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर दे। वे शब्द जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर दे क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय टाप और डिप दो होते हैं। वृद्ध, वृद्ध धातु में टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना वृद्धा। अश्व धातु में टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना अश्वा। सेवक धातु में, सेवक शब्द में
ये स्त्री प्रत्यय है तो स्त्री प्रत्यय शब्द में लगाए जाते हैं, ना कि धातुओं में। तो वृद्ध शब्द में टा प्रत्यय जोड़ा तो बना वृद्धा, अश्व शब्द में टा प्रत्यय जोड़ा तो बना अश्वा, सेवक शब्द में टा प्रत्यय जोड़ा तो बना सेविका, मूषक शब्द में टा प्रत्यय जोड़ा तो बना मूषिका, दंडिन शब्द में डिप प्रत्यय जोड़ा तो बना दंडिनी। उसी प्रकार गुणिन, गुणिन शब्द में डिप प्रत्यय जोड़ा तो बना गुणिनीन। क्या बना? गुणिनी। तो ये तो हमने पढ़ लिए पूरे प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों को हम अभ्यास प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम अभ्यास प्रश्न हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा अभ्यास जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों को हमेशा माध्यम बनाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, और जब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो हमारे क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा सही निकलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। कितने परसेंट बढ़ जाते हैं? 100%। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ कुछ क्योंकि देखो कुछ एक ही मैं लिखा सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो हमने 14 यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं। उन उदाहरणों में आप देखिए कि कौन से शब्द में या कौन सी धातु में कौन सा प्रत्यय लगाया है और कौन सा प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बना है। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला देख लेते हैं। निम्नलिखित धातुओं और शब्दों को प्रत्ययों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो नए शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे गम धातु में गत प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गतः। क्या बना? गतः। पट धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठितुम। क्या शब्द बना? पठितुम। उसी तरह गुणिन धातु में डिप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गुणिनी। क्या बना? गुणिनी। गुरु शब्द में तरह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गुरु तरह। क्या बना? गुरु तरह। सेव शब्द में सानच प्रत्यय जोड़ा तो बना सेव मानह। क्या बना? सेव मानह। उसी प्रकार पठ धातु में नूल प्रत्यय जोड़ा तो बना पाठक। क्या बना? पाठक है। लिख धातु में अनीय प्रत्यय जोड़ा तो बना लेखनीय। क्या बना? लेखनीय है। स्तु धातु में क्या प्रत्यय जोड़ा तो बना स्तुत्य। क्या बना? स्तुत्य। उसी प्रकार सम उपसर्ग पूर्वक पट धातु में लेप प्रत्यय जोड़ा तो बना समपठ्य। क्या बना? समपठ्य। लघु धातु में इष्टन प्रत्यय जोड़ा तो बना लघिष्ठ है। क्या बना? लघिष्ठ। क्या बना? लघिष्ठ है। बड़ी की मात्रा लघिष्ठ है। ये तो हमने धातुओं में और शब्दों में प्रत्यय जोड़ के बनाए। अब इस संपूर्ण एक शब्द में से धातु और प्रत्यय को अलग करना है। तो कर्ता में कृतो धातु है और त्रिच प्रत्यय है। उसी प्रकार पाठः में पठ धातु है और ज्ञ प्रत्यय है। उसी प्रकार दृष्टि में दृश्य धातु है और तिन प्रत्यय है। तिन प्रत्यय है। उसके बाद बालिका शब्द में बालक शब्द है और टाप प्रत्यय है। बालिका शब्द में बालक तो शब्द है और टाप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हमने आज अपना एक और
टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय।